So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि साल के शुरुआत में मैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें लेके आने वाला हूँ जो एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी को एकदम कॉन्क्रीट कर देंगी, एकदम बढ़िया कर देंगी। तो कल मैंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के रिपीटेड क्वेश्चंस जो मतलब बहुत सारी रिसर्च के बाद जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में वो लेके आया था सेमेस्टर एग्जाम में, और आज मैं लेके आया हूँ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के वो क्वेश्चंस जो लगातार साल दर साल दर सेमेस्टर रिपीट होते हुए चले आ रहे हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद ये क्वेश्चंस मैंने चुने हैं। कुल 11 क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हैं तो ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एटलीस्ट 75 to 80% यू विल स्कोर। डेफिनेटली और भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे। So before starting this lecture, if you're new, please subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notifications. Also join Telegram ग्रुप क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहते हैं, साथ ही हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो भी आपको मिलते रहते हैं वहीं पर। सो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। So let's start managerial economics most important question series. Fundamentals of management के important questions, organizational behavior के important questions already आ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वो ज़रूर देख लीजिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भाई वीडियो के लेक्चर्स भी मैं आपको यहाँ पर लिख दूंगा कि कौन सा पार्ट आपको देखना है, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो भाई क्वेश्चन और फिर वो पार्ट देख लीजिए, क्वेश्चन फिर वो पार्ट देख लीजिए ताकि आप गुड टू गो हो जाए फॉर योर एग्जाम। द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कॉमन है टू ऑल द क्वेश्चंस जो भी आने वाला है रिलेटेड टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आपको अब आप जानते हैं कि भाई लिखना मैटर करता है, कंटेंट मैटर करता है, तो उसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कंटेंट को आप हर कंटेंट से कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए। जो पूरा कंसेप्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है विद एग्जांपल्स पार्ट 1 में। सो व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये एक सार हम कह सकते हैं, एक आइडिया देता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, और हर क्वेश्चन के लिए उतना इंपॉर्टेंट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के। कोई भी क्वेश्चन आए ये तो आप हर क्वेश्चन में घुसा सकते हो किसी ना किसी तरीके से। सो पार्ट 1 में मैंने इसका बहुत बढ़िया तरीके से जिक्र किया है। सो आई होप पार्ट 1 तो आप जरूर देखोगे। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, पार्ट 1 ही देखना है। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने वही लिखा है क्योंकि वो आपके कंसेप्ट को, आपके माइंड को थोड़ा सा ओपन करेगा रिगार्डिंग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसका हाइप नहीं बनाना है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बहुत कठिन है। कल मेरे पास एक मैसेज आया तो वो इंडिविजुअल बहुत घबराई हुई थी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है उनको बहुत डिफिकल्ट लगती है, कॉम्प्लिकेटेड लगती है। बट ट्रस्ट मी, उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। और किसी भी इंडिविजुअल को जिनको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट लगती है, दोस्तों मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट नहीं है। कंसेप्ट पर ध्यान दो, बस कंसेप्ट इज अ की। कंसेप्ट को ध्यान रखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द नेचर, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नेचर, उसके स्कोप, उसका दायरा क्या है, और फिर क्या डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो ये मैंने, तो इसके लिए तो मैं कहूंगा कि भाई पार्ट 1, 2, 3, 4 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप ये चारों पार्ट की हेल्प लीजिए। पार्ट 1 तो हालांकि आप जब पहला क्वेश्चन कवर करोगे तो देख ही लोगे, बट मैं ये कहूंगा कि पहले 4 पार्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर करने हैं क्योंकि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्रस्ट मी, नेचर स्कोप तो कॉमन है बिल्कुल। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन होगा वहां पर क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, दैट इज द नेचर एंड स्कोप। समटाइम्स उसके साथ सिग्निफिकेंस जोड़ दिया जाता है, समटाइम्स उसके साथ लिमिटेशंस जोड़ दी जाती है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो कि है डिस्क्राइब फुल्ली द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कई तरीके की टाइप्स है। यहाँ पर ज्यादातर जो पूछा जाता है, मैंने ध्यान दिया रिपीटेड क्वेश्चंस में कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं पूछा जाएगा या कोई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसलिए ना सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो तो करना ही अच्छे से, बट आपको पार्ट 11 भी करना है। तो पार्ट 10 और 11 में इनका कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया है, और पार्ट 11 में खासकर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जितने भी हैं उनके सबके टाइप्स दिख जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको खासकर 11 में मिल जाएगा। नोट कर लीजिए, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या इनके नोट्स हमें नहीं मिलेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे, इनके नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा।
कल तक ही पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हैंड रिटन नोट्स इसके अपलोड कर दूं। थोड़े बहुत मुझे बनाने पड़ेंगे, सो आई ट्राई कि रात भर तो नहीं, मतलब 2-3 घंटे रात में ट्राई करूं और उनके हैंड रिटन नोट जो भी बचे लेक्चर्स हैं उनके नोट्स आपके लिए बना दूं। So trust me guys, I'm working really hard for you and I want your support कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से तो एटलीस्ट शेयर कीजिए। इतनी तो मैं आपसे होप रखता हूँ, गलत नहीं है ये होप रखना आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। What are the features of oligopoly? मार्केट के फॉर्म्स होते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो गई, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो गई, ओलिगोपोली हो गई, मोनोपोली हो गई। तो ओलिगोपोली काफी पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चंस में आता है। तो ओलिगोपोली को मैंने पार्ट 29 में बताया आपको। इसके अलावा मार्केट फॉर्म्स तो आपको सारी ही पता होनी चाहिए, तो जितनी भी फॉर्म्स हैं वो 30 में मैंने बताई आपको। सो पार्ट 30 जिसमें मार्केट की सारी फॉर्म्स यानी कि चारों फॉर्म्स आपको मिल जाएंगी। मार्केट फॉर्म्स के लिए आपको पार्ट 30 जो है वो देखना होगा। ट्रस्ट मी, you will be good to go in this topic market forms। बहुत पूछा जाता है, एक ना एक तो जरूर पूछा जाएगा। ओलिगोपोली ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे मार्केट फॉर्म्स को ना पढ़े। ओलिगोपोली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़े लें, लेकिन बाकी सारे भी आपको उतने ही अच्छी तरीके से पढ़ने, क्योंकि इनमें से किसी को भी पूछा जा सकता है। इसमें मैं आपको नहीं बता सकता कि ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट और मोनोपोली या परफेक्ट कंपटीशन, इनमें क्या पूछा जा सकता है। ज्यादातर चांसेस ओलिगोपोली के हैं, बट कोई भी पूछा जा सकता है। इसे आपको चारों स्टडी करने हैं। पार्ट 30 को जरूर देख लीजिएगा। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है तो डिमांड की बात तो होगी ही। डिमांड रिलेटेड टॉपिक्स लोगों को पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, जबकि इनसे तो इतने ज्यादा रिलेटेबल टॉपिक्स होते हैं कि इनमें तो प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। सो ट्रस्ट मी गाइस, डिमांड रिलेटेड टॉपिक्स को मैंने एग्जांपल्स के साथ बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है। सो डिमांड रिलेटेड टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंट्रो और मीनिंग के लिए आपको रेफर कर रहा हूं मैं। तो डिमांड रिलेटेड सारे ही टॉपिक्स मैं ये बोलूंगा कि चाहे वो इंट्रो, मीनिंग हो, डिमांड की थ्योरी हो, लॉ ऑफ डिमांड हो, डिमांड शेड्यूल हो, डिमांड कर्व हो, या डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है ये रीजन हो, ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। और ट्रस्ट मी, जितने ज्यादा आपको लग रहे हैं उतनी छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जब आप उनको पढ़ोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि ब्लू कलर में जो टॉपिक्स लिखे हैं थंबनेल में, आपको ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे वो सारे डिमांड के टॉपिक्स हैं। मैंने डिफरेंशिएट किया है डिमांड के टॉपिक्स को अलग से। तो जितने भी ब्लू कलर में लिखे हुए जितने भी टॉपिक्स आपको थंबनेल में दिखेंगे वो है डिमांड के। लाइन बार से सीरीज में चल रहे हैं, तो डिमांड रिलेटेड टॉपिक्स जरूर कर लेना गाइस। इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। पार्ट 14 छोटा सा टॉपिक है, इसलिए पार्ट 14 तो बिल्कुल पढ़ लेना। इंडिफरेंस कर्व पढ़ लेना, इंडिफरेंस कर्व। ठीक उससे पहले वाला पार्ट 13 अगर आप सीरीज से पढ़ना चाह रहे हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, सीरीज से भी पढ़ सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं, देखो बजट लाइन। ये कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, कई बार ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है, छोटे छोटे फॉर्म क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है, कई बार इसका जिक्र मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर आते हैं आपके में ऑब्जेक्टिव, वहां पर किया जा सकता है। तो बजट लाइन कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। एक डीप स्टडी तो नहीं कहेंगे, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि बजट लाइन होती क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म है बजट लाइन, इसलिए इसको जरूर समझ लेना। पार्ट 16 में बहुत ही छोटी सी वीडियो के फॉर्म में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, तो ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा टाइम दो इसको। पार्ट 16 में भाई मुश्किल से 7-8 मिनट की वीडियो है, देख लेना। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल कमोडिटी केस क्या है, टू और मोर कमोडिटी क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है। तो इसके लिए आपको पढ़ना है पार्ट 17 सिंगल कमोडिटी केस के लिए, और टू और मोर कमोडिटी केस के लिए पार्ट 18। जो लोग एकदम न्यू हैं वो सोच रहे होंगे क्या है टॉपिक्स, इसीलिए कह रहा हूं इस हिसाब से पढ़ो या मेरी प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ो। ईदर वे मैंने उसमें कुछ भी ज्यादा नहीं बताया है ना, कि ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा डीप चला गया हूं मैं। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, ट्रस्ट मी। नोट्स आपको मिल जाएंगे और बढ़िया स्कोर आप कर सकते हो। यहां पर जो भी मैं बता रहा हूं सारे टॉपिक्स लगभग मैं करा चुका हूं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द पार्ट। सो टेंशन नहीं लेनी कि भाई पहली बार अगर इस वीडियो में ही आए हो तो ये सब क्या है। ये सब बहुत इजी चीजें हैं, जस्ट पार्ट को देखो जाके। जब तक देखोगे नहीं तब तक कैसे समझ में आएगा। सो फर्स्ट सी देन टेल मी कि समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके किसी भी वीडियो में बताओ, मैं बहुत जल्द रिप्लाई करता हूं, ये तो आप जानते हो। कंज्यूमर सरप्लस विद एग्जांपल पार्ट 19 देख लेना, एग्जांपल्स बहुत मैटर करते हैं एग्जाम में।
इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स याद रखने हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस पर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पर। ब्रेक इवन एनालिसिस मैंने कराया है, आई डोंट रिमेंबर किस वीडियो के पार्ट में मैंने कराया है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको आर्टिकल से पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। अभी तक मैं नहीं कर पाया बिकॉज दूसरी प्लेलिस्ट पर मैं काम करने लगा था जो आपके लिए और इंपॉर्टेंट है, जैसे बिजनेस लॉ वगैरह, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वगैरह। लॉ ऑफ सप्लाई के कंसेप्ट को अभी तक मैं कवर नहीं कर पाया हूं, बट आपको ये जरूर पढ़ना है। लॉ ऑफ सप्लाई के कंसेप्ट को आपको जरूर पढ़ना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ सप्लाई पूछा जा सकता है। साथ ही आपको शॉर्ट नोट्स भी पढ़ने हैं इन्फ्लेशन पर। तो इन्फ्लेशन पर एक इकोनॉमिक टर्म है, इस पर आपको एक शॉर्ट नोट भी पढ़ लेना है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 11 क्वेश्चन जब आप करके जाते हो तो कहीं नहीं जाते हैं आपके 70-80% कवर हो जाते हैं। एटलीस्ट आप इतना लिख दोगे कि आप अच्छे परसेंटेज से पास हो जाओगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ मुझे पसंद आई है। अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे चैनल के साथ। पूरा देखा करें वीडियो को, हर वीडियो देखा करें, किसी ना किसी तरीके से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।